नमस्ते दोस्तों। नई दिल्ली में पिछले हफ्ते यानी 17 फरवरी 2025 को फिर से एक बार अर्थक्वेक आया। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप क्यों आते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, खासकर जब हम इस क्षेत्र में रहते हैं। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिल्ली एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भूकंपों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में भूकंपों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। कई वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण इस क्षेत्र में बार बार भूकंप आने के लिए जिम्मेदार हैं। इस वीडियो में हम दिल्ली एनसीआर में भूकंप के कारणों, भूगर्भीय संरचना, टेक्टोनिक्स प्लेट, मानव जनित प्रभावों और भविष्य की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं भूकंपीय जोन और दिल्ली एनसीआर की संवेदनशीलता से। भारत को भूकंपीय जोनों, साइस्मिक जोन्स में बांटा गया है, जो भूकंप की तीव्रता और जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। जोन 2 का मतलब कम जोखिम, जोन 3 का मतलब मध्यम जोखिम, जोन 4 का मतलब उच्च जोखिम, जोन 5 का मतलब अत्यधिक उच्च जोखिम। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है, जो भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। हालांकि यह सबसे खतरनाक जोन 5 में नहीं है, लेकिन फिर भी यहां भूकंप का खतरा काफी अधिक रहता है। अब बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और दिल्ली में भूकंप की। दिल्ली एनसीआर भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, जिसे इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट या यूरेशियन प्लेट के टकराव के प्रभाव में है। बात को आगे बढ़ाते हैं भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से। भारतीय प्लेट उत्तर दिशा में प्रतिवर्ष लगभग 5 सेमी की गति से बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी और आज भी यह टकराव जारी है। यह टकराव हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक भूगर्भीय दबाव बनाता है, जिससे भूकंप की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। दिल्ली एनसीआर पर यह क्या प्रभाव डालता है? जब हिमालयी क्षेत्र में कोई बड़ा भूकंप आता है तो इसकी तरंगें दिल्ली एनसीआर तक पहुंचती हैं। हिमालयी क्षेत्र में बढ़ता दबाव दिल्ली के आसपास की टेक्टोनिक संरचना को भी प्रभावित करता है, जिससे यहां भी छोटे और मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दिल्ली के आसपास की प्रमुख भ्रंश रेखाएं, जिन्हें हम फॉल्ट लाइंस भी कहते हैं, और उनकी भूमिका क्या है। फॉल्ट लाइंस वे स्थान होते हैं जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें होती हैं और इन दरारों पर हलचल होने से भूकंप आते हैं। दिल्ली के आसपास कई सक्रिय फॉल्ट लाइंस हैं जिनकी हलचल भूकंप का कारण बनती है। अब जानते हैं दिल्ली एनसीआर के प्रमुख फॉल्ट्स के बारे में। फर्स्ट फॉल्ट लाइन है महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट। ये फॉल्ट दिल्ली के बहुत करीब स्थित है और जब इसमें हलचल होती है तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप महसूस होते हैं। दूसरा है मथुरा फॉल्ट। यह फॉल्ट भी दिल्ली के समीप है और समय समय पर इसकी गतिविधियां छोटे भूकंप उत्पन्न कर सकती हैं। अगला आता है दिल्ली हरिद्वार रिज। यह फॉल्ट लाइन दिल्ली से हरिद्वार तक फैली हुई है और उत्तराखंड तथा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भूकंप की गतिविधियों से प्रभावित होती है। लास्ट में आता है यमुना फॉल्ट। यह फॉल्ट यमुना नदी के पास स्थित है और दिल्ली एनसीआर में भूकंप की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि इन फॉल्ट्स की हलचल क्यों बढ़ रही है। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते दबाव के कारण इन फॉल्ट्स पर भी प्रभाव पड़ता है। भूमिगत हलचल और मानवीय गतिविधियों जैसे कि बड़े निर्माण कार्य से भी यह फॉल्ट लाइन सक्रिय हो सकती है। अभी नजर डालते हैं दिल्ली की लैंड स्ट्रक्चर और भूकंप की तीव्रता पर प्रभाव। दिल्ली में अलग अलग इलाकों की भौगोलिक बनावट भी यह तय करती है कि भूकंप का प्रभाव कितना अधिक होगा। सबसे पहले आता है यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आदि। यहाँ की मिट्टी अधिक नर्म और तलछटी यानी सेडिमेंट्री है। नरम मिट्टी में भूकंप की तरंगें या वेव्स अधिक देर तक बनी रहती हैं और अधिक कंपन महसूस होता है। इस क्षेत्र में भूकंप के प्रभाव अधिक होते हैं। अब देखते हैं दक्षिणी दिल्ली और अरावली क्षेत्र। यहाँ की चट्टानें कठोर हैं, जिससे भूकंप के झटकों का प्रभाव थोड़ा कम होता है। हालांकि यहाँ भी पुराने निर्माण वाले क्षेत्र संवेदनशील हो सकते हैं। अभी प्रकाश डालते हैं मैन मेड प्रभाव और भूकंप की तीव्रता में इसके वजह से वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में कई मानवीय गतिविधियां भी भूकंप की तीव्रता को प्रभावित कर सकती हैं।
पहला आता है अत्यधिक भूजल दोहन, मतलब ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन। लगातार जल निकालने से जमीन के नीचे खाली जगह वॉइड्स बन जाती हैं, जिससे जमीन अस्थिर हो सकती है। इससे छोटे छोटे झटके, माइक्रोसेस्मिक एक्टिविटी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर आता है भारी निर्माण, जैसे कि मेट्रो, फ्लाईओवर्स, हाई राइज बिल्डिंग्स। बड़े बड़े निर्माण कार्य जमीन की प्राकृतिक संरचना को बदल सकते हैं। इससे कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके अधिक महसूस हो सकते हैं। इसके बाद आता है माइनिंग और ड्रिलिंग गतिविधियां। जमीन के नीचे की परतों को कमजोर करने से भूकंपीय गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है। अभी बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में हाल के भूकंप और भविष्य की संभावनाएं। हाल के प्रमुख भूकंप पर नजर डालें तो 2020 में लॉकडाउन के दौरान कई छोटे भूकंप आए। 2021 तो 22 में भी कई बार हल्के झटके महसूस किए गए। नेपाल और उत्तराखंड में आए भूकंपों का प्रभाव दिल्ली में भी देखा गया। भविष्य की संभावना और वैज्ञानिक चेतावनी की बात करें तो वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में भविष्य में 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है। भूकंप की सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन भौगोलिक डेटा के अनुसार यह क्षेत्र उच्च जोखिम में बना हुआ है। अंत में इसके समाधान और सुरक्षा उपाय की बात करना भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप से बचाव के लिए क्या उपाय करने जरूरी हैं? पहला है भूकंप रोधी, मतलब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इमारतों का निर्माण। दूसरा है आपातकालीन योजनाओं और भूकंप सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। तीसरा है पुरानी इमारतों को मजबूत करना, जिसे रेट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। फिर आता है भूकंप निगरानी प्रणाली, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करना। अंतिम है सरकार और जनता के बीच जागरूकता फैलाना। लास्ट में अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आने के पीछे टेक्टोनिक्स प्लेट, भ्रंश रेखाएं, हिमालयी क्षेत्र की गतिविधियां और मानवीय प्रभाव प्रमुख कारण हैं। हालांकि इस क्षेत्र में बड़े भूकंप की संभावना बनी हुई है, लेकिन सही सावधानियों और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से हम जान माल के नुकसान को कम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।